आपको श्री गंगानगर की उन शख्सियतों से मिलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा कार्य करा हो जिससे आप प्रेरित हो। जिस शख्सियत से मैं आज आपको मिलवाना चाहती हूँ उनके जीवन पर ये कुछ चंद पंक्तियां एकदम सेट बैठेंगी। किसी ने क्या खूब कहा है, कामयाब नहीं काबिल बनो, सफलता आपके पीछे झक मार कर आएगी। आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन की तो शुरुआत कुछ साधारण टीचर से की, पर एक जीवन के एक मोड़ पर आकर उन्हें लगा कि टीचिंग लाइन उनके लिए सेट नहीं है और वो आ गई गायकार की एक अलग ही दुनिया में, जिन्होंने अपनी गायकी से श्री गंगानगर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो आइए मिलते हैं अश्मिता जैन जी से। तो स्वागत है मैम आपका आरएम चैनल प्रेजेंट शख्सियतें में। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आरएम चैनल की टीम का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सो उसके बाद में थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो। तो आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अश्मिता जैन जी से। तो मैम पहला तो क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि टीचिंग लाइन को एक तरफ रखकर आपको कैसे रुझान मिला कि आप गायकी में आए? इस बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जिस दिन मैंने अपने मन की बात सुनी उस दिन मुझे ये लगा कि मुझे टीचिंग लाइन से निकलकर म्यूज़िक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि संगीत जो है वो हमारे अंतरात्मा की एक जड़ें कह सकते हो आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे जो मूड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते हैं, हमारा मन परिवर्तित होता रहता है। कभी हम खुश हैं, कभी हम दुखी हैं, कभी हम उदास हैं, कभी हम बहुत ही बिना किसी रीज़न के हम बहुत एक्साइटेड हैं। सो ये सब जितनी भी हमारी चीज़ें होती है ये सब कुछ हम सिर्फ म्यूज़िक से ही दिखा पाते हैं, शो कर पाते हैं। सो जब मैंने अपने मन की बात सुनी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ संगीत दिखाई दिया। मुझे यही लगा कि यही वो चीज़ है जो मुझे अंदर से खुशी देती है, यही वो चीज़ है जो शायद मैं करना चाहती थी और मैं यही करूँगी। तो मैम दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि टीचिंग लाइन से निकलकर जैसे आप गायिका के रूप में गंगानगर के सामने आई, तो आपको क्या क्या संघर्ष फेस करने पड़े और एज अ गर्ल भी, क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर लड़कियां थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं फैमिली के सामने अपनी फर्स्ट चॉइस बताने के लिए। तो आपका संघर्ष क्या रहा, साझा करिए हमारे आरएम चैनल के दर्शकों के साथ। इस बारे में तो मैं बिल्कुल खुलकर बताना चाहूँगी। स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी उन लड़कियों के लिए जो अपनी मन की इच्छाएं जो वो करना चाहती हैं सच में उन्हें अपने अंदर दबा लेती हैं। सिर्फ अपने परिवार और कुछ अपने रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस बारे में सोच। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी एक साधारण परिवार से ही बिलोंग करती हूँ और उन्हीं की तरह समाज में रहना, सामाजिक गतिविधियों को मानना, ये सब हमें सिखाया गया है। पर मुझे हमेशा से यही लगता था कि जीवन एक ही बार मिलता है, दोबारा आपका समय कभी वापस नहीं आएगा। तो जो भी समय आप देना चाहें और जिस भी चीज़ को आप देना चाहें बड़ा ही सोच समझ कर दीजिए। अगर आप वो करती हैं, या सभी दर्शक मेरे, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप वो काम करना चाहते हैं जिससे किसी का नुकसान ना हो, जिससे किसी का अहित ना हो, पर वो आपको एक खुशी दे, तो प्लीज़ उसे ज़रूर करिए। क्योंकि संघर्ष तो देखिए जीवन का एक आप कह सकते हैं दूसरा पहलू है। आप कुछ भी करेंगे संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप संघर्ष उस चीज़ के लिए कर रहे हैं जो आपको सच में अंदर से खुशी देता है, तो वो संघर्ष आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो आपको संघर्ष लगेगा ही नहीं, वो आपको ऐसा लगेगा दिन ब दिन आपको और खुशी महसूस होगी। क्योंकि जब आप किसी काम को मन से करते हैं, अंदरूनी लगाव से करते हैं, तो जो मैं बोलना चाहूँगी जो सेटिस्फेक्शन, जो आपको खुशी मिलती है अंदरूनी, वो आपको आंतरिक खुशी किसी भी चीज़ से नहीं मिल पाएगी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक साधारण लड़की होने के नाते मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जब मैं संगीत सीखने जाती थी तो जो हमारे गुरुजी गोपाल राम त्रिपाठी जी, जिनसे मैंने क्लासिकल की सारी ट्रेनिंग ली थी, परिवार वालों का आपके लिए जो भी रिएक्शन रहता था, या आस पड़ोस वाले लोग, स्पेशली माता पिता तो हमेशा ही अपने बच्चे की इच्छा को समझते हैं, वो उनकी खुशी चाहते हैं, परंतु हमारा समाज ना केवल आप ही से पूछ
पूछता है कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कितने लोगों से कैसे मिलते हो, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पर ज़्यादातर मुझे मोस्टली लड़के मिलते थे। तो हर रोज़ नए नए लोगों से बात करना, हर रोज़ नए नए लड़कों से मिलना, इन सब चीज़ों को अपने परिवार के साथ शेयर करना। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि आने में 10 साढ़े 10 रात के 11 भी बज जाते थे हमें। सो उस समय पर आना और फिर भी आपको परिवार का सपोर्ट होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जो कि आपके संघर्ष में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपके माता पिता का आप पर विश्वास, आपके परिवार का आप पर विश्वास और आपकी खुद की आप बोल सकते हैं आपकी खुद की जो आत्म इच्छा है, वो ही आपको इस संघर्ष को करने के लिए प्रेरित कर सकती है। और स्पेशली वो लड़कियां जो कि डरती हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे समाज वाले, हमारे माता पिता को कुछ ना बोले, या शायद हमारे मन की बात हमारे माता पिता नहीं समझ पाए। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, शुरुआत में ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप काम करते हैं उस समय पे मैं यही बोलूँगी, अपने परिवार से मत लड़िए, अपना काम करिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। जब वो आपका काम देखेंगे, अगर आप पूरे मन से अगर आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो आपका काम देखकर एक दिन ज़रूर समझेंगे कि हाँ, हमारा बच्चा सच में अच्छा काम कर रहा है। हम हाँ, आपके आसपास के जो भी आपके परिवार वाले हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग आपको इस चीज़ में धीरे धीरे सपोर्ट करने लगेंगे। लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप एक चीज़ छोड़कर, एक चीज़ से निकल कर, किसी भी एक प्रोफेशन से निकल कर दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं, सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होता है, बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग कंडीशन होता है, जिसका सामना करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी आत्मइच्छा आपको सब कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। सो अपने फोकस पे डटे रहिए, अपने उद्देश्य पे डटे रहिए और बस मेहनत करते जाइए। मैम, मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि गायकी की इस लाइन में रहकर नया कभी आपको निराशा हाथ लगी हो शुरुआती दौर में, और उस निराशा से आपको ये लगा हो कि भाई अब नहीं हो पाएगा, उसके बाद आप किस तरीके से आप अपने आप को संभाल कर आगे बढ़े और सोचा कि नहीं, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा, तो आप बताना चाहें हमारे आरंभ के दर्शकों को। बिल्कुल मैम, ये शुरुआती दिनों की बात है। उस टाइम पे मुझे गुरुजी के पास जाते हुए लगभग 8-9 महीने हुए थे। तो कोरोना का जो फर्स्ट वेव था, वो स्ट्राइक हुआ था। उस टाइम पे हर चौक पे आप बोल सकते हैं पुलिस खड़ी रहती थी, और उस टाइम पे एक लड़की का अकेले निकलना क्लास के लिए, तो कभी कभी तो मुझे ऐसा होता था कि पुलिस वाले रोक लेते थे, रुको आप कहाँ जा रहे हो मैम। तो मैं उनको बोलती थी मुझे मेरी संगीत की क्लास अटेंड करने जाना है, मुझे मेरे गुरुजी के पास जाना है। तो एक बार तो एक पुलिस वाले ने मुझे बोला कि आपका इतना रुझान है उसकी तरफ, इसलिए मैं आपको जाने दे रहा हूँ। उन्होंने देखा तो मैं बिल्कुल ऐसे थी कि नहीं प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे सीखना है। तो उन्होंने मुझे जाने दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब शुरुआत की तो ऐसा लगता था कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि आपको कोई भी नहीं जानता, आप किसी और लाइन से हो और बिल्कुल नई चीज़ को करना। कभी कभी लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, बट जो मुझे अंदर से एक आवाज़ आती थी वो हमेशा यही है, क्या मैं वापस उसी काम को करना चाहूँगी जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बोझ है मेरे लिए, ये करना पैसा कमाना कभी भी उस चीज़ में मेरा मकसद नहीं था। तो क्या मैं वो दोबारा उसी जगह पर जाकर वैसा ही काम करना चाहूँगी जिसमें मुझे पैसा तो मिल रहा है, पर जो मेरी अंदरूनी खुशी है, जो मेरे मन की शांति है, वो मुझसे बिल्कुल छिन गई है। तो हमेशा एक ही आवाज़ आई, नहीं मुझे यही करना है, मुझे उस वही चीज़ करनी है जिससे मुझे अंदर से शांति मिली है, मुझे अंदर से खुशी मिली है। तब हमेशा मेरे मन ने मुझे हमेशा साथ दिया। और कुछ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, मेरे परिवार ने, मेरे परमात्मा ने भी मेरा बहुत साथ दिया। अगर मैं कभी कहीं नीचे गिरी तो उसने मुझे अपना हाथ थाम के उठाया। मतलब अगर कभी मैंने आशा खोई तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मेरे सामने अपने आप आई, मुझे कोई ऐसा मौका मिला जिससे मुझे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी मिली। सो इस चीज़ में मेरे परिवार की हेल्प, उनका सहयोग, मेरे मित्रगणों का सहयोग, सभी चीज़ों ने मुझे बहुत ऊपर उठाने में मदद की। और सबसे बढ़ के आत्मविश्वास और आत्मबल। तो मेरा अगला क्वेश्चन मैम से ये रहेगा कि गायकी के इस दौर में जब उन्होंने नया नया कदम रखा तो उन्हें पहला ब्रेक आपको कब मिला?
और ब्रेक मिलने के बाद कौन कौन से गानों में आपने काम किया और कौन से गाने आपने खुद एज ए लीड निकाले, तो आप बताइए हमारे आरएम के दर्शकों को कुछ अपनी इस संगीत की जर्नी के बारे में। आज से लगभग 4 साल पहले जब गुरुजी के पास सीखते हुए मैंने सुनील मौर्य सर को ज्वाइन किया था, तो उनके पास मैंने एज अ मेंटर बॉलीवुड स्टाइल सिंगिंग सीखी थी। और तभी मुझे कंपोजिशन मैंने अपनी बनाई थी। सॉन्ग का नाम है प्यार आधा सा। ये जो कंपोजिशन है ये एक बड़ी ही प्यारी कंपोजिशन है। ये एक ऐसी लड़की की कंपोजिशन है जिसका आप बोल सकते हैं कि प्रेम आधा ही रह गया, फिर भी वो उस इंसान को याद करके उसके बारे में सोचकर एक गाना लिखती है। ऐसा कुछ रीज़न, कुछ मोटिव उसके पीछे ऐसा नहीं था, बस गुरुजी के पास सीखते सीखते और सुनील जी का साथ देते देते एक दिन मन में बस ऐसे आया कि ये एक गाना इस प्रकार का होना चाहिए। तो जब मैंने वो गाना बनाया और गुरुजी को और सुनील सर को सुनाया तो उन दोनों को बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला बिल्कुल हमें ये गाना करना चाहिए। वो मेरा फर्स्ट टेक था इस म्यूज़िक फील्ड में एज अ अपनी कंपोजिशन, अपने काम को जाहिर करने के रूप में। उस गाने का जो म्यूज़िक था वो सुनील मौर्य सर ने ही दिया था और फिल्मांकन में उसके मैं ही लीड रोल में थी और म्यूज़िक जो था वो भी सुनील सर का था और इसकी रिकॉर्डिंग जो थी वो सेवक स्टूडियो से की गई थी, गंगानगर से ही। लेकिन जब ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ और निशांत जी ने उसका पिक्चराइजेशन किया था, तो जब ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ तो लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला। मुझे बहुत इस चीज़ से रिलेटेड मैसेजेस आए कि मैम गाना बहुत अच्छा है। तो एक जब आपको अपने चाहने वालों का या दर्शकों का जब आपको एक बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक मैसेज मिलता है तब आपका मन और होता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया तो क्यों ना और कोशिश की जाए। तो धीरे धीरे सीखते सीखते इस प्रकार से मैंने 3-4 गाने और बनाए और उनमें से एक जो गाना था वो मैंने शिव जी का बनाया। एक्चुअली वो भजन नहीं था, वो एक गाना है जिसमें कि शिव जी की विशेषताओं को, उनके जो भी उनके अलग अलग प्रकार के जो स्वरूप है पार्वती माता के, उसके बारे में बताया गया था। तो वो भी मुझे उस गाने के भी बहुत अच्छे अपने दर्शकों के द्वारा मैसेजेस मिले। मुझे बहुत संदेश आए उनके कि मैम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उस गाने की खासियत ये थी कि उस गाने में मैंने अपना लोअर पिच, मतलब नीचे का जो स्केल गाने का होता है आवाज़ का, वो और ऊपर का स्केल जो गाने का होता है वो मैंने दोनों यूज़ किया, उसमें दोनों का इस्तेमाल किया मैंने। उस गाने की खासियत इस प्रकार से रही कि एक लाइन नीचे में थी और एक लाइन ऊपर वाले स्केल में थी। तो इस चीज़ को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया। तो मेरे उस शिव जी के भजन रूपी गाने को भी बहुत प्यार मिला दर्शकों का। फिर मेरा एक पंजाबी गाना, रोमांटिक पंजाबी सॉन्ग जिसे कि हमने बाहर फिल्माया था, ये जो पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग है चंद तारे, ये गाना मैंने लिखा था लगभग 2 साल पहले, बट मुझे वो सही समय नहीं मिल रहा था उसे फिल्माने का, पिक्चराइज करने का, ना ही मुझे वो सही जगह मिल रही थी जहाँ पे कि उसका फिल्मांकन किया जाए। तो जिस दिन मुझे लगा कि अब ये गाना करना चाहिए तो मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की उस गाने के ऊपर और किस्मत से बहुत अच्छा बना वो गाना और बहुत दर्शकों का प्यार मिला मेरे इस गाने को और मुझे भी। तो धीरे धीरे फिर मुझे ऑफर्स आने लगे और लोगों के गाने के कोलैबोरेशन के लिए भी हमारे साथ भी गाइए। तो उसी का ही एक था व्यादे स्यापे, जो कि मैंने प्रदीप जज जी के साथ किया था। पंजाबी सॉन्ग था, उसमें आपको मेरा जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही अलग सुनने को मिलेगी पंजाबी गीत में। उसमें मैंने बहुत सारे कवर सॉन्ग्स भी किए, जिनमें से जाइए आप कहाँ जाएंगे आशा जी का और राह में उनसे मुलाकात हो गई, इस प्रकार के पुराने गाने भी मैंने बीच में लिए जिनका मैंने कवर सॉन्ग बनाया अपनी ही आवाज़ में, अलग अंदाज देने की कोशिश की मैंने उनको। इस प्रकार मैंने अलग अलग प्रकार के गीत बनाए। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये आपसे ज़रूर रहेगा कि एज ए गायकर आप अपना आइडियल किसको मानती हैं, ताकि हमारे आरएम के दर्शकों को भी पता चल सके कि ये अच्छी आवाज़ किसे प्रेरणा मानती है अपना। मेरी प्रेरणा हमेशा से ही लता जी रही है, क्योंकि उनका जो गायकी का तरीका था, आप उनका कोई भी गाना उठा लीजिए, वो हर गाने को अलग ही तरीके से गाती थी।
जिसे गाना आज तक के जितने भी गायकार हैं, चाहे वो कोई मेल है या फीमेल सिंगर है, उनके लिए ये एक चैलेंज रहता है आशा जी का, लता जी का गाना गाना, और उनमें से भी लता जी का गाना गाना, क्योंकि वो अपने गले से उस गाने में इतने विभिन्न प्रकार के स्वर डालती थी जो कि पकड़ना और उसी चीज़ को दोहराना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है अपने आप में। वो इतने वेरिएशंस एक ही गाने में, अगर आपने सच में उनके गाने कभी सुने हो तो आपको एक ही गाने में अलग अलग प्रकार के रंग सुरों के देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक गायकार के लिए अचीव करना सच में बड़ी बात होती है। सो उन्हीं को मैंने हमेशा अपना आइडल माना, उन्हीं के गाने सुने और उन्हीं को ही गाकर अपने सुरों को बेहतर करने की कोशिश की। अस्मिता जैन जी का हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है तुझ में, जो कि धूम मचाए हुए यूट्यूब पे ऊपर 3 से 4 दिनों में ही उस पर 40 के प्लस व्यूज आ चुके हैं। उस गाने के कुछ बोल यूं हैं कि तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरी नींदों में, एक दिन तू मुझको मिल गया। एज ए व्यूअर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे उसकी स्टोरी राइटिंग और उसकी छोटी सी मीनिंगफुल स्टोरी बहुत अच्छी लगी। अस्मिता जैन जी से जानना चाहूंगी कि उस स्टोरी राइटिंग के पीछे या फिर जो उनकी कास्टिंग थी, जो भी लीड रोल में थे उनके साथ, क्या रहा पीछे का पूरा सिलसिला। तो बताइए मैम हमारे दर्शकों को कि क्या रहा है स्टोरी राइटिंग और इस पूरी कास्ट के पीछे का सिलसिला। मैम इसकी स्टोरी जो है वो इसके गाने के बोल को पूरा मैच करती है। ये जो कहानी है ये मैंने ऐसे सोच के लिखी थी कि एक लड़की जो कि एक मॉडल है, जो कि बहुत ही फेमस है, सेलिब्रिटी है, ये उनको बहुत पसंद करती हैं। सो आप जब गाने को सुनेंगे तो उसका एक एक बोल उस स्टोरी की एक एक चीज़ से मैच करता है। इस स्टोरी को लिखने में हमें लिखने में लगभग 2 दिन लगे मुझे और मेरी टीम को एक एक सीन को कास्ट करने में। बता दूं कि मेरी टीम में जो डायरेक्टर और जो वीडियोग्राफर हैं वो रोहित फिल्मर्स हैं, म्यूज़िक बिग म्यूज़िक का है, और ये लोग बहुत ही होनहार और बहुत ही मेहनती लोगों में से हैं। सो और दिवेश सर की बात करूँ और शिवाजी की बात करूँ एज अ को स्टार, तो ये दोनों ही थिएटर और टीवी जगत के जाने माने कलाकार हैं। दिवेश जी ने तो काफ़ी काम किया हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और राधा कृष्ण जैसे फेमस सीरियल्स में भी काम किया हुआ है, और साथ ही साथ शिवाजी जो है वो थिएटर के जाने माने आर्टिस्ट हैं। तो मुझे अपने जिसमें कि मैं एक रोल कर रही हूँ उस लड़की का, जो कि एक सेलिब्रिटी है, बहुत ही सुपरस्टार है, वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो जो मॉडल मेरे सामने होने चाहिए वो सच में दिखने में भी वैसे होने चाहिए। साथ ही हमने इसमें डांस भी इंट्रोड्यूस किया है, डांस को भी डाला है, जो कि सालसा डांस है। सो जो भी मॉडल होंगे उनको डांस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और उनके एक्सप्रेशन, साथ ही साथ जो वो फेस एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस, अपने भाव जो दिखा रहे हैं वो भी दर्शकों को बिल्कुल साफ साफ समझ में आनी चाहिए। सो ये तीनों ही चीज़ें देखते हुए मैं बहुत टाइम से मेरे और मेरी टाइम ने बहुत समय लगाकर सोच समझकर दिवेश जी को फिर हमने साइन किया। और बात करूं अगर मैं शिवाजी की, तो उन्होंने भी छोटा रोल था लेकिन बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए, बहुत अच्छे से उसे निभाया। पिक्चराइजेशन और वीडियोग्राफी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वो बहुत ही शानदार रोहित सर ने की, और म्यूज़िक भी विकी जी ने बहुत ही मन से बनाया। तो ऑल इन ऑल ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी टीम की बहुत ही कठिन मेहनत का आप कह सकते हैं नतीजा है। हाँ जी बिल्कुल। और ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी हमने बिल्कुल सिंपल साधारण ली ताकि एक आम आदमी उस कहानी को बहुत अच्छे से समझ सके, खुद से जोड़ सके, तो उसी के हिसाब से हमने इसे बनाया। जिस सॉन्ग की इतनी तारीफ मैंने कर दी, मैम ने भी बताया कि किस हार्डवर्क के साथ वो पूरा गाना लिखा गया, उसकी कास्टिंग हुई, एक एक रोल को, एक एक सीन को मतलब बारीकी से निभाया गया। मैं चाहूँगी कि आरएम के दर्शकों के लिए मैम 2 लाइन अपने अभी जो गाना आया है तुझ में ही एक बार सुना दें, सो प्लीज़ मैम। बिल्कुल तनीषा जी, बिल्कुल दर्शकों के साथ साथ आपके लिए भी।
इस कदर कि खुद को ही ना ढूंढ पाए हैं हम। एक दिन मिल जाओगे तुम यूं ही मुझे, कहा ये भी तो मैंने सोचा था। तू मेरा हमदम, तू मेरा जाना, तेरे बिन जाऊं मैं कहाँ। तुझको जो चाहा मैंने तो माना, तुझको ही अपना हमनवा। एक तो जो मिल जाए दुनिया ये खिल जाए, हो जाए मौसम खुशनुमा। तो जितनी मैंने तारीफ सुनी थी लोगों के मुंह से कि ये गाना बहुत अच्छा है, स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छी है, उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे ये गाना पर्सनली अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि लोगों तक जब भी ये गाना पहुंचेगा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बट एक क्वेश्चन मैम, मैं ऐसे आप समझ लीजिए लोगों के लिए एक सीख अगर आप देना चाहें कि भाई क्या क्या मुश्किलें सामने आती हैं फिर भी डटे रहना है, कोई भी मोटिवेशनल टाइप आप सीख देना चाहें हमारे आर्मी के दर्शकों को। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी, दैट इज़ हार्ड वर्क इज़ द की फॉर द सक्सेस। मतलब कठिन मेहनत जो है वो ही आपकी सफलता की चाबी कह सकते हैं, आपकी सफलता की चाबी है। इस बातचीत के सिलसिले को यही अल्प विराम लगाते हुए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अश्मिता मैम का कि आरएम चैनल के एक छोटे से निमंत्रण पर वो हमारे स्टूडियो में आए और आरएम चैनल के दर्शकों से बातचीत की। तो धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत कि आप आए। थैंक यू तनिषा मैम, धन्यवाद आरएम के दर्शकों को और धन्यवाद आरएम की टीम को मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सबके साथ बांटने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। तो मैं तनीषा राणा आप सभी से विदा चाहती हूँ। जल्द ही आप सभी से मुलाकात होगी श्री गंगानगर की एक किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आरएम चैनल के साथ।